वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त दीपक जायसवाल और आज के वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे आपकी क्वेश्चन बैंक के सेक्शन सी को, जिसमें कि डू एस डायरेक्टेड दिए गए हैं। आप सभी जानते हैं जो सेक्शन सी आपके पेपर का होता है उसमें ग्रामर होती है, जिसमें आपके फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, साथ में डू एस डायरेक्टेड यानी जैसे निर्देश दिए गए वैसे आपको क्वेश्चन को सोल्व करना रहता है, यानी कि उनके आंसर लिखने होते हैं। तो ये आपका पहला वीडियो है इस सीरीज़ में। आगे वाले क्रम में मैं आपके अनसीन पैसेज, नोट मेकिंग, समरी, ऐसे, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, पोस्टर, जितनी भी आपकी ग्रामर है, राइटिंग स्किल, वो सब कंप्लीट करवा दूंगा जो कि आपकी क्वेश्चन बैंक में है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिए। आपको वीडियो पसंद आए लाइक करके जरूर जाइएगा और साथ में नीचे कमेंट करना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि आपके कोई डाउट है तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका डू एस डायरेक्टेड जो कि क्वेश्चन बैंक में है। आप अपनी क्वेश्चन बैंक पास में रखिए और आपको ये पहला क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है हिज ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड, उसके भाई ने सारा सोना बेच दिया। हिज ब्रदर यानी उसके भाई ने, सोल्ड ऑल द गोल्ड सारा सोना बेच दिया। और आपसे पूछा गया है मेक अ क्वेश्चन विद डब्ल्यू एच वर्ड। डब्ल्यू एच वर्ड का उपयोग करके आपको प्रश्न बनाना है। तो डब्ल्यू एच वर्ड में देखिए हु आ जाता है, हुम आ जाता है, हुज आ जाता है ना, विच आ जाता है, हाउ मैनी, हाउ मच, ये भी सब डब्ल्यू एच वर्ड में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ये स्टार्ट हुए हैं डब्ल्यू एच से। डब्ल्यू एच फैमिली के ये वर्ड है, इसलिए डब्ल्यू एच वर्ड से आपको स्टार्ट करना है। अब आपको सोचना है कि डब्ल्यू एच वर्ड में कौन सा शब्द लगाकर हम इसका प्रश्न बनाएंगे। ये आप पर डिपेंड करता है, मतलब आपकी थिंकिंग एबिलिटी इतनी होनी चाहिए। तो हम यदि यहाँ पर ये जीवित है उसका भाई, यानी कि जीवित प्राणियों में आता है। नॉन लिविंग के लिए हम विच का उपयोग करते हैं और जीवित के लिए हु और हुम का उपयोग करते हैं या फिर हुज का उपयोग करते हैं। तो हम हु लगाएंगे यहाँ पर कि उसके भाई ने सारा सोना बेच दिया। तो किसने सारा सोना बेच दिया ऐसा हम लिखेंगे। तो हु से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम डिड लगाएंगे। डिड क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है। इसके बाद हम बेस फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि प्रश्नवाचक जब हम आपका सेंटेंस बनाते हैं तो फिर से वर्ब का बेस फॉर्म आ जाता है, चाहे प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो चाहे पास्ट का इंडेफिनिट हो। हु डिड सेल ऑल द गोल्ड, किसने सारा सोना बेच दिया। तो किसने बेच दिया? हिज ब्रदर, ये इसका आंसर हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। लेकिन डब्ल्यू एच वर्ड हाउ मच से भी स्टार्ट होता है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मेक अ क्वेश्चन विथ हाउ मच। ये पिछले साल की क्वेश्चन बैंक में आपसे पूछा गया था कि आपको हाउ मच से सेंटेंस को क्वेश्चन बनाना है। तो फिर आपको मतलब हाउ मच का मतलब होता है कितना, तो उसके भाई ने कितना सोना बेच दिया ऐसा बनेगा। तो हाउ मच से स्टार्ट करेंगे आप। हाउ मच के बाद हमेशा नाउन आती है, गोल्ड की बात आ जाएगी यहाँ पर। तो आपका सेंटेंस का जो आंसर रहेगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, हु डिड सेल ऑल द गोल्ड। ये तो हमने पहले वाला का बना दिया। और दूसरा आपसे कह रहा है कि हाउ मच, तो हाउ मच गोल्ड डिड हिज ब्रदर सेल। यहाँ पर सारा सोना बेच दिया। अब हम कहेंगे कि उसके भाई ने कितना सोना बेच दिया, क्योंकि हमसे पूछा गया था हाउ मच। तो हाउ मच के बाद हमसे नाउन आता है, तो हाउ मच द गोल्ड डिड हिज ब्रदर सेल और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब यहाँ पर आप ऑल द गोल्ड नहीं लिखेंगे, क्योंकि सारा सोना बेच दिया ये आपको नहीं पता है। आपको ये बताना है कि उसके भाई ने कितना सोना बेच दिया है, क्योंकि हमसे कितना ही पूछा गया है। तो हाउ मच के बाद नाउन आता है, तो नाउन हमारे पास द गोल्ड है, द गोल्ड। इसके बाद हम इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, क्योंकि आपके डब्ल्यू एच वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। तो ये डिड हो गया। उसके बाद हिज ब्रदर सेल एचडी लिख देंगे। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। अब आपसे दोनों पूछे, दोनों में से आप कोई भी अपने हिसाब से लिख दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, आई नो देट लेड नॉट मच। अब आपके इसमें दिया गया लेड, लेड का मतलब होता है बालक, बालक या फिर छोटा बच्चा, जिसको हम बेबी बॉय बोल सकते हैं। और लेडी का मतलब होता है महिला। तो या तो ये गलती से लेड लिखा गया है या फिर ये लेडी होना चाहिए था। तो दोनों कंडीशन में आपके आंसर बन जाने चाहिए। आई नो दैट लेडी नॉट मच, मैं इस बालक को, दैट लेडी को ज़्यादा नहीं जानता, या फिर मैं इस महिला को, यदि लेडी होता तो मैं इस महिला को ज़्यादा नहीं जानता। दोनों अर्थ सही हो सकते हैं। तो लेडी आए तो भी आपको बना देना, और लेड लिखा है तो भी आपको बना देना है। आपको लेड से देखना, मतलब घबराना नहीं है कि ये लेड क्या है। लेड मतलब बालक। तो मैं इस बच्चे को ज़्यादा नहीं जानता, नॉट मच। अब आपको कहा गया है कि आपको इसका वॉइस चेंज करना है। तो वॉइस चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको टेंस की पहचान करनी होती है। तो आई नो, मैं जानता हूँ, आई के साथ नो आता है। नो आया मतलब प्रेजेंट का इंडेफिनेट है। और यहाँ पर ये आपका आई जो है सब्जेक्ट है, नो आपकी मेन वर्ब है। और यहाँ पर डेट लेडी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हम डेट लेडी को पहले लिखेंगे या फिर डेट लेड को हम पहले लिखेंगे। यदि आप लेड से बना रहे हो तो लेड लिखेंगे, और लेडी से बना रहे हो तो लेडी लिखेंगे। डेट लेड। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके अनुसार हम वर्ब लगाएंगे। तो इज
फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है दैट लेड इज नोन, लेकिन नोन नहीं आएगा, इसके पहले क्या आ जाएगा, दैट लेड इज नॉट मच, क्योंकि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है इसके बाद क्या आता है, नॉट आता है, नॉट मच नोन बाय मी लिखते हैं आप, लेकिन बाय नहीं आएगा, टू मी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो नोन है, जो वर्ब है अपने साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन लेकर चलती है, और फिक्स प्रीपोजिशन अपने आप में क्या है, टू है। तो आपका आंसर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, दैट लेड, प्रेजेंट डेफिनेट है तो अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो दैट लेड के हिसाब से हमने जो ऑब्जेक्ट है इसके यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, इज लगा दिया, नॉट मच लिख दिया, नोन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हमेशा पैसिव वॉइस में, उसके बाद हम बाय लगा देते हैं, तो बाय की जगह हम टू लिखेंगे क्योंकि यह अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू को लेकर चल रहा है। तो दैट लेड इज़ नॉट मच नोन टू मी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसा बना सकते हैं, दैट लेड इज़ नोन टू मी नॉट मच, नॉट मच आप लास्ट में भी लिख सकते हैं, कोई गलत आपका सेंटेंस नहीं होगा। दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। ये दोनों आपको समझ में आ गए होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है आपका थर्ड नंबर का एग्जाम्पल, ही इज़ माई बॉस, वह मेरे बॉस है। ही इज़ वेयरिंग अ रेड शर्ट, उन्होंने रेड शर्ट पहन रखी है। तो आप इस सेंटेंस को यदि कंबाइन करके लिखेंगे, जैसा कि इसमें कहा गया है, क्या कहा गया है, कंबाइन टू मेक अ रिलेटिव क्लास, यानी कि आपको इसको रिलेटिव क्लास का उपयोग करके इसको कंबाइन करना है। तो कंबाइन करने के लिए रिलेटिव क्लास में जब आप किसी का संबंध किसी सेंटेंस से बताते हैं, तब आप रिलेटिव क्लास के लिए हु, हुम, विच इनका उपयोग करते हैं। तो आप इस सेंटेंस को इस तरीके से बोल रहे हैं कि वह जो कि लाल शर्ट पहने हुए हैं मेरे बॉस हैं, ऐसा आप कहेंगे। या फिर वह मेरे बॉस है जो लाल शर्ट पहने हुए हैं, दो तरीके से आप बोल सकते हैं। इसी तरीके से ये सेंटेंस दो तरीके से बन जाएगा। पहला आपका रहेगा ही हु इज, ही इज कॉमन है तो ही हु लगा देंगे, क्योंकि ये लिविंग पर्सन है, लिविंग के लिए हमने हु लगा दिया। नॉन लिविंग होता तो हम विच लगा देते, मतलब कोई जीवित प्राणी नहीं होता है, किसी जानवर की हम बात कर रहे होते तो हम विच लगा देते, किसी वस्तु की बात कर रहे हो तो हम यहाँ पर विच लगा देते। लेकिन ही यहाँ पर कैसे है, लाइव है, जीवित है, तो यहाँ पर हम हु लिखेंगे, ही हु इज वियरिंग अ रेड शर्ट पूरा लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे इज माई बॉस, या फिर ही इज माई बॉस हु इज वियरिंग अ रेड शर्ट। इस तरीके से आप दो तरीके से इसको बना सकते हैं, ही हु इज वियरिंग अ रेड शर्ट इज माई बॉस, या फिर ही इज माई बॉस हु इज वियरिंग अ रेड शर्ट। दोनों ही आपके सेंटेंस रिलेटिव क्लास के अनुसार सही रहेंगे। अब आपका फोर्थ नंबर का जो है सेंटेंस है, ही इज सो वीक, वह बहुत कमज़ोर है, दैट ही कैन नॉट स्टैंड, जिससे कि वह क्या नहीं हो सकता, खड़ा नहीं हो सकता, कैन नॉट स्टैंड, वह बहुत कमज़ोर है जिससे कि वह खड़ा नहीं हो सकता। तो वह कमज़ोर है इतना कि वह खड़ा नहीं हो सकता, इसमें आपको रीराइट यूजिंग टू टू, यानी इसमें टू टू का आपको उपयोग करना है। तो टू टू का हम उपयोग करते हैं, तो ये जो सो मैंने रेड मार्क किया है इसके यहाँ पर हम ये वाला टू लगा देंगे, और डेट ही कैन नॉट, ये जो रेड वाला पूरा पोर्शन है इसके यहाँ पर हम छोटा वाला टू लगा देंगे, और इसको ऐसा कैसा ही लिख देंगे। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा, ही इज़ टू वीक टू स्टैंड, वह खड़ा होने में कमज़ोर है। दोनों के अर्थ सेम हुए, वह इतना कमज़ोर है कि खड़ा नहीं हो सकता, या फिर वह खड़ा होने में कमज़ोर है। ये आपके आंसर का जो है अर्थ हो रहा है। तो दोनों ही सिमिलर अर्थ दे रहे हैं। जब भी आप टेंस को या किसी सेंटेंस को चेंज करते हैं तो उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तभी आपका सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यदि अर्थ में परिवर्तन हो जाता है तो गलत हो जाता है। तो टू यहाँ पर अपने आप में नेगेटिव अर्थ दे रहा है, इसलिए आपका यहाँ पर उत्तर सही है। और वैसे भी हम कोई नेगेटिव वाली बात नहीं बोल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि वह खड़ा होने में कमज़ोर है। हमने नहीं का तो उपयोग किया नहीं है, तो हमने पहले वाले जो सेंटेंस जो कि आपके एग्जाम्पल में दिया है इसकी बात को हमने इसमें फुलफिल कर दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, बच्चा जो है वो दूध के लिए चिल्लाया। आपको क्या करना है, पास्ट कंटिन्यूस में इसको बदलना है। पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब आप सभी जानते हैं वाज और वर्ब होती है, और इसके बाद जो भी मेन वर्ब आती है उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आता है, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। तो आप क्या करेंगे, द चाइल्ड को द चाइल्ड लिख देंगे, इसके बाद पास्ट कंटिन्यूस के हिसाब से चाइल्ड के बाद क्या आ जाएगा, द चाइल्ड वाज क्राइड फॉर मिल्क, रो रहा है या फिर चीख रहा है, तो द चाइल्ड वाज क्राइंग, CRYING, क्राइंग फॉर मिल्क, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में ये बदल जाएगा।
द चाइल्ड वॉज क्राइंग फॉर मिल्क, बच्चा जो है दूध के लिए रो रहा है। 6 नंबर का आपका क्वेश्चन है जिसमें 2 आपके सेंटेंस दिए हुए हैं। ही गेट्स हिज सैलरी, वह अपनी सैलरी पाता है या प्राप्त करता है। ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, वह खर्च करना प्रारंभ कर देता है। तो आपको कहा गया है कि कंबाइन यूजिंग नो सूनर देन, आपको इन दोनों को जोड़ना है नो सूनर देन का उपयोग करके। तो नो सूनर देन को आप जब भी जोड़ते हैं तो नो सूनर के जस्ट बाद में टेंस को पहचानना है आपको सेंटेंस के, और उसकी हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखना है, मतलब नो सूनर के जस्ट बाद में, और दोनों सेंटेंस को जोड़ने के बीच में आपको देन लगा देना है। ये डॉट डॉट इसीलिए दिए गए हैं कि दोनों सेंटेंस को जब जोड़ेंगे तो बीच में देन लगा देंगे। देन के बाद वाले सेंटेंस को एज इट इज लिख देंगे बिना परिवर्तन किए हुए, लेकिन नो सूनर के जस्ट बाद जो आपका टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो नो सूनर देन का मतलब होता है जैसे ही, तो जैसे ही वह सैलरी प्राप्त करता है उसके बाद वह उसको स्पेंड यानी खर्च करना प्रारंभ कर देता है। तो सैलरी प्राप्त करेगा उसके बाद ही खर्च करेगा, तो जैसे ही, ये इसका अर्थ होता है। तो आपका सेंटेंस जो है वो इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ देखिए हमने नो सूनर लगा दिया ये वाला। इसके बाद हमने देखा कि ये प्रेजेंट का इंडेफिनेट है। प्रेजेंट इंडेफिनेट की हेल्पिंग ऑफ होती है डू और डज। एक वचन सब्जेक्ट यानी ही सी इट नेम के साथ हम डज लगाते हैं, तो हमने ही के जस्ट पहले क्या लिख दिया, डज लगा दिया। अगर यहाँ पर गोट होता यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती तो हम यहाँ पर डिड लगाते। तो टेंस के अनुसार ही आपको हेल्पिंग ऑफ लगानी है। फिर आपकी वर्ब का जो मेन फॉर्म है गेट, वो हम लिखेंगे गेट ही सैलरी। आप सभी जानते हैं कि हम प्रश्नवाचक, इंटरोगेटिव, नेगेटिव जो भी सेंटेंस बनाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसके बाद में वर्ब का बेस फॉर्म आ जाता है। तो हमने इसीलिए इसमें से एस हटा दिया है, क्योंकि हमने डज को प्रश्नवाचक बनाने के लिए उपयोग कर लिया है। यानी नो सूनर के बाद क्या आ जाता है, आपका डज आ जाता है। तो हमने हेल्पिंग ऑफ लिख दी, फिर इसका ए से ही हटा देंगे और दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम देन लगा देंगे। बस इतना ही करना है आपको, ये नहीं कि आपको नो सूनर देन के बाद में हेल्पिंग ऑफ लगाना है, उसके बाद में आपको देन से जोड़ देना है और आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब इसका अर्थ हो गया कि जैसे ही वह सैलरी प्राप्त करता है देन उसके बाद में वह खर्च करना प्रारंभ कर देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर का आपका एग्जाम्पल। राजू राइट कैन ईदर विथ हैंड्स। यहाँ पर आपको ये जो ओब्लिक वाले निशान है इससे समझ में आ गया होगा, आपको इनको अरेंज करना है। और यहाँ पर कहा भी है अरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको इन जम्बल्ड शब्दों को, यानी जो इधर उधर अव्यवस्थित रूप से दिए गए हैं, इनको एक अर्थ सूचक वाक्य में बदलना है। यानी जो आप सेंटेंस बनाएंगे उसका एक मीनिंगफुल यानी अर्थ होना चाहिए, एक सही अर्थ निकलना चाहिए उसका। तो आप सभी जानते हैं पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। तो सब्जेक्ट आपका यहाँ पर राजू है, इसके बाद आप कैन लिखेंगे। यहाँ पर मॉडल वर्ब दी गई है जो कि ऑक्सिलरी वर्ब है, कैन राइट। इसके बाद आप वर्ब लिखेंगे। अब क्या बचा, ईदर विथ हैंड्स या फिर विथ ईदर हैंड्स। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका विथ ईदर हैंड्स। ईदर का मतलब होता है या तो या, जैसे इधर और हम बोलते हैं या तो दोनों में से कोई एक। और नाइदर का मतलब या नाइदर का मतलब होता है ना तो ना। लेकिन यहाँ पर आप उस बात पर मत जाइए या तो या कि राजू जो है वो प्रत्येक हाथ से लिख सकता है या फिर किसी भी हाथ से लिख सकता है। तो आपका जो सही सेंटेंस हो जाएगा वह रहेगा राजू कैन राइट विथ ईदर हैंड्स, यानी कि राजू जो है किसी भी हाथ से लिख सकता है, दोनों में से किसी से भी। बात आ गई ना या तो या वाली बात, कि या तो इससे या फिर ऐसे, मतलब दोनों से लिख सकता है। लेकिन उस वाले अर्थ पे जाएंगे तो आप इसका अनर्थ कर देंगे। तो ईदर हैंड्स यानी दोनों हाथ से किसी में से भी लिख सकता है या प्रत्येक हाथ से लिख सकता है। चलिए अब 8 नंबर वाले सेंटेंस पर आ जाइए। ही कैन प्रिपेयर टी इन अ मिनट। आपको क्या करना है, इसका वॉइस चेंज करना है। यानी कि ये आपका एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव में, ये देखना है। तो हमने देखा कि ये आपका एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि कैन के बाद यदि बी होता तो आप समझ जाते कि पैसिव वॉइस में, लेकिन ऐसा तो है नहीं। इसका मतलब ये एक्टिव में है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी नहीं है। अगर प्रिपेयर्ड होता तो ये पैसिव वॉइस में होता, इसका मतलब एक्टिव में है, आपको पैसिव में बदलना है। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है टी, तो हम टी को पहले लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को हम पहले लिखते हैं। इसके बाद हम टेंस को पहचानते, तो टेंस तो है नहीं, यहाँ पर मॉडल वर्ब है, तो हम मॉडल वर्ब को ऐसा ही लिखते हैं। उसके बाद हम बी लगा देते हैं। टी कैन बी प्रिपेयर का हो जाएगा प्रिपेयर्ड, क्योंकि हमेशा वॉइस चेंज करते हैं और पैसिव वॉइस लिखते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड हो जाएगी। टी कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हिम, यहाँ पर प्रिपेयर्ड आ जाएगा बाय हिम इन अ मिनट। ये जो लास्ट वाला भाग है ये लास्ट में लिखेंगे। आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग ऑफ, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट से मतलब होना चाहिए। उसके बाद जो भी भाग है वो हम बात का बाद में लिखेंगे। तो आपका जो राइट आंसर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, टी कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हिम इन अ मिनट। ये हमने लास्ट में लिख दिया ये वाला भाग।
जो टी है इसको हम आगे लेके चले गए, कैन का हमने कैन बी कर दिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी, ही को हमने बाय हिम करके ऑब्जेक्टिव केस में लिख दिया। ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। इतना सिंपल था। चलिए नेक्स्ट है आपका 9th नंबर का एग्जाम्पल। अभी हमने देखा था ना कि 2 सेंटेंस आपको दिए गए थे और उनको नो सुनर देन से जोड़ना था। बस आपको वही करना है इसमें भी, लेकिन यहाँ पर 2 सेंटेंस को कोमा लगाकर दे दिया गया है। कामा समझते हो, अल्पविराम लगा के दे दिया गया है, जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाओ। ऐसा कुछ नहीं है। ए सुन एज ही क्लोज हिज आई, जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, ही सक्सेसर स्टार्टेड रोविंग ओवर द लेफ्ट प्रॉपर्टी, उसके जो उत्तराधिकारियों ने उसकी जो बची हुई प्रॉपर्टी उस पर कब्जा जमाना प्रारंभ कर दिया। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, क्योंकि स्टार्टेड और क्लोज्ड यहाँ पर दिया हुआ है। यानी कि इसकी हेल्पिंग ऑफ क्या रहेगी, डिड रहेगी। अब आपसे कहा गया है रीराइट यूजिंग नो सुनर देन इन प्लेस ऑफ ए सुन एज। आपको ए सुन एज के स्थान पर नो सुनर देन का उपयोग करना है। तो आप सभी जानते हैं कि देन तो हम दोनों सेंटेंस के बीच में लगाएंगे, यानी ये जो मैंने कोमा लगाया है यहाँ रेड कलर से, यहाँ पर हम देन लगा देंगे और नो सुनर ए सुन एज यहाँ पर लिख देंगे। और नो सुनर के बाद हमेशा क्या आती है, हेल्पिंग ऑफ आती है। तो मैंने आपको बताया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो हेल्पिंग ऑफ इसकी क्या हो जाएगी, डिड हो जाएगी। तो नो सुनर के जस्ट बाद डिड लिख देंगे, उसके बाद पूरा सेंटेंस लिख देंगे और यहाँ पर जब कामा है ये कामा हटा देंगे और देन लिख देंगे और पूरा सेंटेंस लिख देंगे। बाद वाले को कोई नहीं छेड़ेंगे। तो आपका आंसर जो है कुछ इस तरीके से हो जाएगा। नो सुनर, देखिए नो सुनर लिख दिया हमने, ए सुन इसकी यहाँ पर। फिर टेंस को पहचान लिया, पहचान के हमने डिड हेल्पिंग ऑफ लिख दी, क्योंकि इसके बाद हमेशा हेल्पिंग ऑफ आती है। फिर जो वर्ब है आपकी मेन रूप में आ जाती है, उसके मेन फॉर्म में, तो हमने क्लोज्ड को क्लोज कर दिया। हिज आइज, यहाँ पर कामा हटा दिया, कामा हटाकर हमने देन लगा दिया। हिज सक्सेसर्स स्टार्टेड रोइंग, कोई परिवर्तन हमने बाद में नहीं किया। तो 2 अलग अलग सेंटेंस आए, या फिर ए सुन एज की यहाँ पर आपको नो सुनर देन लगाने को कहा जाए, दोनों कंडीशन में आपको वही चीज़ फॉलो करनी जो कि नियम के अनुसार मैंने आपको बताई है। अगला सेंटेंस आपका है दे वर प्लेइंग फुटबॉल रफली, वो मोटे तौर पर जो है फुटबॉल खेल रहे थे। रफली मतलब मोटे तौर पर, बड़े तौर पर। चेंज इनटू सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको बदलना है, जिसकी हेल्पिंग ऑफ होती है डू और डज। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव बदलना है, क्योंकि ये आपका सेंटेंस अफर्मेटिव में है। आपसे नेगेटिव इंटेरोगेटिव कुछ बदलने को नहीं कहा गया है। तो देगा हम दे लिखेंगे, हेल्पिंग ऑफ तो लगती नहीं है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग ऑफ नहीं लगती है। तो आप लिखेंगे दे प्ले। अगर यह एक वचन करता होता, यानी ही सी इट नेम होता, तो हम इसको एस कर देते, लेकिन ऐसा नहीं है। दे आई यू वी दे के साथ हम मेन वर्ब की बेस फॉर्म यानी प्ले को ही लिखेंगे, दे प्ले फुटबॉल रफली। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर कुछ इस तरीके से रहेगा, दे प्ले फुटबॉल रफली। अगर यहाँ पर ही सी इट नेम होता तो हम यहाँ पर प्लेज लिखते हैं। इतना तो आपको पता होगा सब्जेक्ट वर्ब कौन कोड यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अनुसार। तो आई होप दोस्तों आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। यदि इनमें से किसी भी सेंटेंस में आपको कन्फ्यूजन है या समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में कहिए मुझे, और वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप अपने डाउट मुझसे इंस्टाग्राम आईडी पर भी शेयर कर सकते हैं, जो कि @दीपक_970 है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको इसकी PDF वहाँ पर मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों ऐसे अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय।